डीमन स्लेयर एनिमे सीरीज की बैक स्टोरी प्लस मेरे पर्सनल थॉट्स अबाउट दिस सीरीज प्लस इसे देखने का जुगाड़ एंड या द रियल प्रॉब्लम विद डीमन स्लेयर विल बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। किमेत्सु नो याइबा, जिसका लिटरल मीनिंग है ब्लेड ऑफ डीमन डिस्ट्रक्शन, एक मांगा टर्न्ड एनिमे सीरीज है। नाउ जिन्हें मांगा और एनिमे के बारे में कुछ नहीं पता वो ज्यादा जानकारी के लिए इन वीडियोस को देख सकते हैं। और रही बात थोड़ी जानकारी के लिए तो जापानीज कॉमिक्स इज इक्वल्स टू मांगा एंड जापानीज एनिमेशंस इज इक्वल्स टू एनिमे। किमेत्सु नो याइबा को इंग्लिश लैंग्वेज में डीमन स्लेयर नाम दिया गया है। डीमन स्लेयर सीरीज के अंदर की पूरी स्टोरी ताइशो एरा में घटित हुई है, जो कि तांजीरो कमाडो और उसकी बहन नेजुको कमाडो के आसपास घूमती है। तांजीरो कमाडो एक काइंड हार्टेड एंड इंटेलिजेंट बॉय है जो कि अपने फैमिली के साथ माउंटेन्स में रहता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद वही अपने परिवार के लिए कमाता है, जिसके लिए वह पास के गांव में कोयला बेचने जाता है। सब कुछ तब बदल जाता है जब वह एक दिन घर आता है और उसे पता चलता है कि उसके परिवार पर एक डीमन द्वारा हमला किया गया है एंड उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है और अब तांजीरो और उसकी बहन नेजुको ही जिंदा बचे हैं। नेजुको भी जिंदा तो है पर उसे डीमन में बदल दिया गया है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि नेजुको में ह्यूमन इमोशंस एंड थॉट्स अभी भी बचे हुए हैं, जिसका मतलब हुआ कि वो सिर्फ हाफ डीमन है और हाफ ह्यूमन। यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स जान लो। नंबर 1, डीमंस। ये वो ह्यूमंस होते हैं जो कुछ पावर्स के लिए अपनी ह्यूमैनिटी बेचकर डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। डीमन बनने के बाद उनमें कमाल की शैतानी ताकतें आ जाती है, जैसे किसी बॉडी पार्ट के कट जाने के बाद अपने आप को रीजनरेट कर लेना एसेट्रा। नंबर 2, डीमन स्लेयर्स। ये वो ह्यूमंस हैं जो ह्यूमंस ही हैं, बस ये लोग ट्रेनिंग करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज करके अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ बना लेते हैं एंड इसी स्ट्रेंथ के साथ वो डीमन से लड़कर ह्यूमैनिटी को बचाने का काम करते हैं। सो अपने बहन को वापस ह्यूमन बनाने के लिए और अपने परिवार के बाकी लोगों की मौत का बदला लेने के लिए तांजीरो एक डीमन स्लेयर बन जाता है, जिसके लिए वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के ही एक मेंबर साकोंजी उरुकोडाकी से ट्रेनिंग लेता है। और यहाँ से शुरू होता है तांजीरो का मुश्किलों से भरा रोमांचक पर खतरनाक सफर। कोयोहारू गोतोगे इज द राइटर ऑफ डीमन स्लेयर एंड वन पंच मैन के राइटर की तरह ही कोयोहारू गोतोगे ने अपना फेस कहीं भी कभी भी रिवील नहीं किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना जेंडर तक पब्लिक में खुद कभी भी रिवील नहीं किया है। बट वीकली शोनेन जंप के एक एम्प्लॉय ने ये डिस्क्लोज किया है कि कोयोहारू गोतोगे एक वुमेन है। साल 2013 में जब कोयोहारू गोतोगे 24 साल की थी, तब उन्होंने एक 45 पेज का वन शॉट मांगा बनाया जिसका नाम था कगारी गारी एंड इसी मांगा के साथ उन्होंने 70th जंप ट्रेजर न्यू कॉमर मांगा अवार्ड्स में पार्टिसिपेट किया था। ये एक तरह का कंपटीशन होता है जिसमें नए मांगा आर्टिस्ट अपने काम को शोकेस करते हैं। यदि उनका काम सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उन्हें कुछ प्राइजेस एंड अवार्ड दिए जाते हैं। कगारी गारी मांगा सीरीज डीमन स्लेइंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। इसका मेन कैरेक्टर एक डीमन हंटर होता है जस्ट लाइक तांजीरो, बट ये कैरेक्टर और इसके आसपास की स्टोरीज बहुत ज्यादा डार्क होती हैं। जबकि डीमन स्लेयर के डार्क थीम के बावजूद तांजीरो के आसपास एक ब्राइट ऑरा हमेशा रहता है। आगे चलकर कगारी गारी मांगा के कॉन्सेप्ट को ही डीमन स्लेयर में बदल दिया गया था। यहाँ तक कि कगारी गारी के ही कुछ कैरेक्टर्स को थोड़ा मोड़ा चेंज करके डीमन स्लेयर सीरीज में डाल दिया गया। फॉर एग्जाम्पल तमायो, यूशिरो एंड मुजान। अगले साल गोतोगे ने 2 और वन शॉट मांगा लिखे, मोंजू शिरो क्योडाई एंड रोकुत्सुसान, और ये दोनों मांगा भी बहुत ज्यादा डार्क थीम पर बेस्ड हैं। 2015 में उन्होंने हाइनिवा नो जिगजैग नाम से एक मांगा सीरीज बनाई जिसे गोतोगे वीकली शोनेन जंप में सीरियलाइज करना चाहती थी, बट ये मांगा सीरियलाइज नहीं हो पाई क्योंकि मांगा रीडर्स को ये कुछ खास पसंद नहीं आया। इस मांगा के फेल होने के बाद गोतोगे के फर्स्ट एडिटर यानी तत्सुहिको कातायामा ने उन्हें सजेशन दिया कि वो एक नया मांगा स्टार्ट करे जिसका प्लॉट एंड थीम थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो। जिसके बाद गोतोगे ने कगारी गारी को एज अ बेसिस रखकर एक नए मांगा सीरीज का ड्राफ्ट बनाया जिसका नाम उन्होंने किसात्सु नो नगारे रखा। और क्योंकि इस सीरीज में स्वॉर्ड्स और डीमंस के कॉन्सेप्ट थे, इसीलिए गोतोगे ने सोचा कि जापानीज ऑडियंस को इसकी पूरी स्टोरी फैमिलियर लगेगी। बट सीरियस टोन, लैक ऑफ कॉमिक रिलीफ एंड डार्क स्टोरी के कारण इस ड्राफ्ट को शुएसा द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। कातायामा ने गोतोगे को फिर एक सजेशन दिया कि वो सेम थीम के साथ इस सीरीज में नॉर्मल एंड थोड़े ब्राइट कैरेक्टर्स रखे एंड गोतोगे ने ठीक वैसा ही किया।
प्लस उन्होंने इस सीरीज का नाम बदलकर किसात्सु नो नगारे से किमेत्सु नो याइबा रख दिया। एंड या हियर वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट मांगा सीरीज किमेत्सु नो याइबा यानी डीमन स्लेयर। साल 2016 से इस सीरीज को शोनेन जंप में पब्लिश किया जाने लगा एंड मात्र 1 से 2 सालों में ही ये मांगा सीरीज पूरे जापान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। और रही बात पूरे दुनिया में पॉपुलैरिटी पाने की, तो वो भी हुआ जब साल 2019 में इसका एनिमे सीरीज जापान के साथ साथ अमेरिका में भी इंग्लिश डब के साथ रिलीज कर दिया गया। डीमन स्लेयर के मांगा सीरीज के लास्ट चैप्टर को 18 मई 2020 को पब्लिश करके इसे कंप्लीट कर दिया गया, जिसके अब तक 15 करोड़ प्लस कॉपीज बिक चुकी है। इसके एनिमे सीरीज का भी फर्स्ट सीजन कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड सीजन आने में बस कुछ महीने बचे हैं, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। यदि आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पर एनी टाइम देख सकते हो, और फ्री में देखना चाहते हो तो जुगाड़ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डीमन स्लेयर द अनब्रेकेबल रिकॉर्ड। ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स तक जापान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम की जगह स्पिरिटेड अवे ने ले रखी थी, पर 2020 में डीमन स्लेयर द मूवी मुगेन ट्रेन ने पूरी हदें ही पार कर दी और 1 से 1.5 साल में ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और ये 10 अरब यानी 36 अरब 72 करोड़ रुपए की अर्निंग करके बैठी है, जबकि स्पिरिटेड अवे को लगभग 30 अरब कमाने में ही 20 साल लगे हैं। एंड हमारे डीमन स्लेयर जी 1 से 1.5 साल में ही इस रिकॉर्ड को ब्रेक करके और ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा था ना, वो यही है कि डीमन स्लेयर द मूवी मुगेन ट्रेन इज ओवर हाइप्ड, जो कि इसे नहीं होना चाहिए था। द रीजन इज दैट इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन मूवी लाइक स्पिरिटेड अवे बट अ सीक्वल टू डीमन स्लेयर सीजन 1। सी स्पिरिटेड अवे की अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट प्लॉट सेटिंग है जिसे कोई भी फर्स्ट टाइम व्यूअर समझ सकता है, बट डीमन स्लेयर मूवी अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट मूवी नहीं है, विच मीन्स कि यदि आपको ये मूवी देखनी है और देखकर कुछ समझना भी है तो आपको सबसे पहले इसके फर्स्ट सीजन के 26 एपिसोड्स को देखना ही होगा, तब जाकर आप इस मूवी के रियल लेसन्स को समझ पाओगे। इस मूवी के स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया गया, लाइक तांजीरो कौन है, डीमन स्लेयर्स क्या है, एसेट्रा, एंड मूवी को स्टार्ट कर दिया गया। ये मूवी इतनी ज्यादा ओवरहाइप्ड हो गई कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसके एनिमे सीरीज को देखे बिना ही सीधे इसके मूवी को देखने चले गए होंगे। अब जिन लोगों ने सीधे इसके मूवी को ही थिएटर्स में जाकर देखा होगा, उनको तो ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आया होगा ना कि स्क्रीन पर चल क्या रहा है। एंड दैट्स द रियल प्रॉब्लम विद दिस मूवी। अदरवाइज ये मूवी डीमन स्लेयर फैंस के लिए तो एक जेम है। आई मीन एनिमेशन से लेकर दोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑसम फाइट, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। माई थॉट्स ऑन डीमन स्लेयर एनिमे सीरीज। सी डीमन स्लेयर के एनिमे सीरीज को जब मैं देख रहा था तब मुझे इसके हर एक एपिसोड में डीप स्पिरिचुअलिटी की झलक दिखी, जो कि ऑब्वियसली नारुतो में भी देखने को मिलता है। मतलब ये सीरीज है तो दूसरे सभी शोनेन एनिमे की तरह ही, बट 2 चीजें जो इसे बाकियों से अलग बनाती है वो है इसका एनिमेशन एंड कैरेक्टर डिजाइन प्लस डायलॉग्स, इमोशंस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज का बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसके एपिसोड 13 में हमारे आसपास के मौजूद साउंड के बहुत डीप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को टच किए गए थे। मैं इस एपिसोड से इतना इम्प्रेस हुआ था कि डीमन स्लेयर का नाम सुनते ही ये एपिसोड मेरे माइंड में सबसे पहले क्लिक होता है। इसके अलावा भी कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो हद से ज्यादा इम्प्रेसिव हैं, और ब्रीदिंग टेक्निक्स के कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ में भी उतना ही वर्क करते हैं जितना कि एनीमे में दिखाया गया है। मैं खुद जब अपने स्कूल में 3000 बच्चों के सामने स्पीच देने जाता था, तब एक लंबी सांस लेने से ही मेरा सारा डर खत्म हो जाता था। और ये तो एक एग्जाम्पल है, ब्रीदिंग टेक्निक्स के और भी न जाने कितने एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ, बट वही है ना, वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर कोई देखेगा ही नहीं। Well, episode 19. Yes, it actually was a masterpiece with the highest individual episode rating of almost 10 out of 10. ये एपिसोड इतना परफेक्ट था कि इसे देखकर खुद इसकी राइटर भी रो पड़ी थी। और सच, इस एपिसोड का हर एक मोमेंट दिल को टच करते हुए सीधे ब्रेन में जाकर हमेशा के लिए छप जाता है। इतना लेजेंडरी फाइट, दैट एनिमेशन क्वालिटी, सीन के हर एक सेकंड में इतने इमोशंस एंड सूदिंग बैकग्राउंड म्यूजिक। Nobody, literally nobody can ever forget those even if they want to. इस सीरीज ने मांगा एंड एनिमे की दुनिया में एक बहुत बड़ा बूम कर्व लाकर रख दिया और वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि जापान के प्राइम मिनिस्टर से लेकर लगभग हर एक पॉपुलर मांगा आर्टिस्ट ने डीमन स्लेयर को प्रेज किया। वन पीस के क्रिएटर कहते हैं कि एट जंप डीमन स्लेयर वाज रियली अमेजिंग। आई एंजॉयड हाउ इट वाज एबल टू सेव द फीलिंग्स ऑफ सो मेनी पीपल। एब्सोल्युटली सुपर वर्क। दिस इज हाउ आई वांट मांगा टू बी। इट टच्ड मी समहाउ।
वन पंच मैन के इलस्ट्रेटर यूसुकी मुराता बहुत कम शब्दों में कहते हैं कि द सीरीज कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री एज अ होल इज इमेजरेबल। जनवरी 2021 में गुंडम फ्रेंचाइजी के क्रिएटर योशीयुकी तोमिनो ने इस सीरीज पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें शुरू में इस बात से जलन हुई कि इस सीरीज के लिए काम करने वाले इतने डेडिकेटेड एंड टैलेंटेड स्टाफ हैं, इसके वॉइस एक्टर्स इतने ग्रेट हैं, सॉन्ग के कंपोजर्स इतने ग्रेट हैं एंड सो मेनी पीपल जो इस सीरीज के क्रिएशन में जुड़े हुए थे। यार सच में उन सब में निश्चित रूप से कुछ तो बात है। द लर्निंग्स। कोयोहारू गोतोगे ने यह मेंशन किया है कि गिनतामा, जोजोस बिजार एडवेंचर, ब्लीच एंड नारुतो से हाईली इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने डीमन स्लेयर को क्रिएट किया है। एंड दैट थिंग आई लाइक द मोस्ट कि उन्होंने पहले खूब सारा कंटेंट कंज्यूम किया एंड देन उनसे इंस्पिरेशन लेकर या इन्फ्लुएंस होकर अपना खुद का कुछ क्रिएट किया। सो आप भी कुछ क्रिएट करो, ना कि सिर्फ कंज्यूम करके चीजों को छोड़ दो। देखो, आप कहीं भी किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हो सकते हो। बात सिर्फ किसी शो को बनाने की नहीं है, बल्कि कुछ क्रिएट करने की है। चाहे वो एक टीवी शो हो, इंटरनेट के लिए कोई कंटेंट हो, या फिर एक बिजनेस हो जो लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। और यदि आपके माइंड में एक चिंगारी भी उठ जाए ना, तो फिर उसे आग बना दो। ये मत सोचो कि आप वो चीज नहीं कर सकते, बल्कि अपने आप पर भरोसा करो कि आप ही तो हो जो वो कर सकता है। हमेशा याद रखो कि PMA इज RMA, यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज राइट मेंटल एटीट्यूड। लोग तो कहेंगे कि ये क्या कर रहा है। दशरथ मांझी को तो पूरे गांव वालों ने कहा था कि ये क्या बेवकूफी कर रहा है, भला छैनी हथौड़े से कोई पहाड़ तोड़ सकता है क्या। पर मांझी ने उन गांव वालों की डिसबिलीफ को नजरअंदाज करते हुए अपने आप पर बिलीव किया और 22 साल के अंदर 75 किलोमीटर के रास्ते को 10 किलोमीटर का बना दिया। तो बॉस, कुछ नया क्रिएट करने और उसे पूरा करने में टाइम तो लगेगा ही। अपना कुछ क्रिएट करो एंड पेशेंस रखो, बस सफलता अपने आप आपको किसी दिन गले लगा लेगी। ऐसे ही अपने लाइफ से रिलेटेड और ज्यादा नॉलेज के लिए आप मेरा सेकंड चैनल विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है राजा शाह। यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। प्लस इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना इफ यू आर न्यू टू माई चैनल।